हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस में जो फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक है, ये उसका टॉपिक है। इससे पहले कि अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, तो आप वीडियो वो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्री क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्म का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। जब एक जैसी फर्म का ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल आपकी बेसिकली शूज आपको खरीदने हैं, तो शूज के कई सारे ब्रांड्स होते हैं ना, तो उन सबको मिला के मैं क्या बोलूंगा? एक इंडस्ट्री। शू की इंडस्ट्री, जहां पर शूज के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत सारे शू की इंडस्ट्री। ऐसे ही बेवरेजेस, अगर कोई आपको पेप्सी, कोका कोला ये सब पीना है, तो बहुत सारी कंपनी को मिला के क्या बोला जाएगा? एक जैसी कंपनीज है ना, एक ही कैटेगरी के अंदर आ रही है, उसे क्या बोला जाएगा? बेवरेजेस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है? एक बहुत सारी ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कि सिमिलर टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं वो लोग, वो एक जैसा ही टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका। अगर कोई पेप्सी बनाएगा तो पेप्सी, कोका कोला भी वैसे ही बनाएगा जैसे पेप्सी बनाएगा। कोल्ड ड्रिंक जैसे बनेगी वो लगभग सेम ही होगा सभी फर्म्स में, और सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन सबको इंडस्ट्री बोला जाता है। जैसे फूड प्रोडक्ट है तो फूड की इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल के सारे प्रोडक्ट है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेवरेजेस, टबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन सबकी इंडस्ट्रीज है। तो हम क्या करेंगे, जब शेयर में पैसा लगाते हैं, हम कंपनी को नहीं देख रहे, हम पूरी उसकी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि पूरी इंडस्ट्री की क्या हालत है, फिर हम शेयर में पैसा लगाएंगे। सपोज करते हैं कि आपको कोई शेयर में पैसा लगाना है। सपोज करते हैं आपको कोका कोला कंपनी में लगाना है। अब आपको कोका कोला कंपनी के बारे में नहीं देख रहे, पहले आप कोका कोला कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री का पूरा आप स्टडी कर रहे हो। बेवरेजेस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है ना, तो पूरी बेवरेजेस इंडस्ट्री को जब आप स्टडी कर रहे हो, जिससे मैं ये देख सकता हूँ कि इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं। अगर इंडस्ट्री काफी अच्छी खासी है, बढ़ रही है, इसका मतलब उसके अंदर जो फर्म्स है वो भी बढ़ेगी आगे। अगर इंडस्ट्री की हालत खराब है तो कोका कोला कंपनी पैसा नहीं लगाएगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इंडस्ट्री देखो, दो, ये चार तरीके से क्लासिफाइड होती है। ग्रोथ इंडस्ट्री, साइक्लिकल इंडस्ट्री, डिफेंसिव, साइक्लिकल, ग्रोथ। तो पहले समझते हैं ग्रोथ। ग्रोथ इंडस्ट्री का मतलब जहां पर ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, जिसके अंदर काफी अच्छी खासी आपको हाई रेट ऑफ अर्निंग मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, यानी कि एक्सपेंशन होगा। बिजनेस साइकिल इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कोई डिपेंड नहीं करता कि या भाई मंदी आ गई, ग्रोथ होती रहती है इस इंडस्ट्री में। तो ये जब ग्रोथ होती रहती है तो यहाँ पर आपका जो शेयर में पैसा लगा होगा, तो शेयर की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर आपका पैसा बढ़ेगा अगर ऐसे ही कंपनी में लगाओगे। साइक्लिकल होती है जो कि बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करती है, यानी कि इंडस्ट्री कभी तो बहुत एकदम तेजी से आगे बढ़ती है, कभी बूम पीरियड आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी बहुत नीचे गिर जाती है, तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। साइक्लिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। एक होता है डिफेंसिव इंडस्ट्री। डिफेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है जो कि बिजनेस साइकिल के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक खरीदे हो तो आपका इनकम पर्पस है, तो यहाँ पर आप अपनी इनकम को एक्सपेंड भी कर सकते हो और इनकम को अर्न कर सकते हो डिप्रेशन पीरियड में भी, क्योंकि ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में रहती है, इसलिए डिफेंसिव बोलते हैं इसे। जो प्रोटेक्ट रहती है गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन से, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आर काउंटर साइक्लिकल नेचर। तो गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट करके चलती है, डिफेंसिव इंडस्ट्री से बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका बिजनेस साइकिल पे ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, पैसा आपका सेफ रहेगा। साइक्लिकल पे कुछ भी हो सकता है, ग्रोथ पे ग्रोथ ही रहेगी। एक होता है साइक्लिकल ग्रोथ, कि जहां पर आपकी इंडस्ट्री साइक्लिकल तो है लेकिन एट द सेम टाइम ग्रो भी कर रही है, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का अगर चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं ले आए आप, नया मॉडल ले आए इंट्रोडक्शन, तो उससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ हो जाती है।
तो जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप नई टेक्नोलॉजी ले आए, नए मॉडल ले आए, तो क्या होगा, एकदम से साइक्लिकल तो है लेकिन ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं साइक्लिकल ग्रोथ। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के ऊपर। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की बात करें तो भैया, आपकी चार तरीके की इंडस्ट्री होती है। आपकी चार तरह की लाइफ साइकिल होती है, सॉरी। पाइनियरिंग स्टेज होती है, रैपिड ग्रोथ स्टेज होती है, मैच्योरिटी, स्टेबलाइजेशन एंड डिक्लाइनिंग। इसको आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी कंपेयर कर सकते हो। देखो, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट या इंडस्ट्री लाइफ साइकिल लगभग एक ही जैसा होता है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे होता है कि पहले आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, जहां पर सेल्स थोड़ी कम होती है ना। ये टाइम मान सकते हो आप। सेल्स आपकी थोड़ी कम होती है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ स्टेज आती है, जब एकदम से ग्रोथ हो रही होती है, ऊपर जा रहा होता है सेल एकदम से। फिर एकदम से सेल ऊपर जाते जाते रुक जाती है और अटक जाती है, उसे बोलते हैं मैच्योरिटी। फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग, यानी कि सेल नीचे जा रही है। अब आपको या तो अपना प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा या किसी और जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ लाइफ साइकिल होते हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्री की भी लाइफ साइकिल है। तो देखो, पाइनियरिंग स्टेज पे क्या होता है इंडस्ट्री में खासकर, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फर्म्स है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सेल कम होगी, इंट्रोडक्शन के टाइम पे सेल अच्छी खासी होती है, तो हाई सेल्स होगी, क्योंकि ज्यादा फर्म अगर है तो पहली बार जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगी तो सबको कंबाइन करके पूरी इंडस्ट्री के सेल माना होगा, तो इंडस्ट्री के सेल हाई होती है, तो हाई सेल्स होगी। कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन आएगा उस समय स्टार्टिंग में, तो और ज्यादा से ज्यादा एंट्री करेगी मार्केट में, लोग ज्यादा एंट्री करेंगे उस समय, और रिस्क भी ज्यादा होगा। और ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा रिटर्न भी होगा, यानी कि अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो उतने ही ज्यादा रिटर्न भी होगा। ये पाइनियरिंग स्टेज होती है कि आपका जब स्टार्टिंग में सेल बढ़ रही होती है, हाई सेल्स होती है, हाई कंपटीशन भी होता है। फिर होता है एक्सपेंशन, यानी कि इसको ग्रोथ स्टेज से कंपेयर कर सकते हो, कि जब आप बढ़ा रहते हो, बिजनेस जब बढ़ा रहता है, तो जब बिजनेस बढ़ा रहता है तो कंपनी उस समय लेस होती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही कंपनी क्या होगा, कुछ निकल जाएगी। फोकस करो, 50 कंपनी आई तो 50 कंपनी टिक नहीं पाएगी पाइनियरिंग के बाद। मान लो 10 कंपनी निकल गई, तो कंपनीज कम हो जाती है, ग्रोथ मॉडरेट हो जाती है। ग्रोथ काफी मॉडरेट रहती है, यानी कि ग्रोथ अब हो रही होती है इसमें, धीरे 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 धीरे। इन्वेस्टमेंट बहुत ही कंसिडरेबल होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखी होती, तो एंट्री भी ज्यादा नहीं होती अब देखो। और डिविडेंड पेमेंट ज्यादा होती है, मतलब मॉडरेट रहती है, ज्यादा भी नहीं, मॉडरेट। क्योंकि अब देखो, स्टार्टिंग में तो कंपनी पैसा होता ही नहीं है, तो डिविडेंड बांटती नहीं है। जैसे ही पैसा आता है कंपनी के पास, तो अब वो डिविडेंड बांटती है। जैसे कि सपोज करो 1 लाख कमाया, तो 1 लाख में से कुछ हिस्सा प्रॉफिट का जो बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसे बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी के पास कोई फ्यूचर में कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है, तो वो कंपनी चाहेगी कि ये पैसे को फ्यूचर के लिए बचा लिया जाए, बांटा कम जाए। उस समय क्या करती है कंपनी, ज्यादा नहीं बांटती, इसलिए लिखा हुआ मॉडरेट बांटती है। ज्यादा क्यों नहीं बांटती, बिकॉज कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, फ्यूचर में उसका कोई प्लान है कि मुझे बिजनेस को अपने बढ़ाना है, तो वो पैसा बाहर से लाने की बजाय अपना ही पैसा जो मैंने कमाया उसको बचा के रख लूंगा, तो मेरा फायदा होगा। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं कि यार इसको बांटते कम है, फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं, जिससे मेरा पैसा कहीं और से लाना नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं बांटती। लेकिन देखो, स्टेबलाइजेशन में क्या होगा, जब अब आपका मैच्योरिटी आ गई, तो मैच्योरिटी में क्या होगा, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो जाएंगे, एक जैसे प्रोडक्ट बिकेंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, स्लोअर ग्रोथ रेट रहेगी। और देखो, हाई डिविडेंड पेमेंट, क्योंकि अब कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है नहीं, स्टेबलाइजेशन हो गया ना मार्केट में। तो अब कंपनी चाहेगी कि तुम सारे के सारा डिविडेंड दे दो तुम, क्योंकि फ्यूचर में पैसा बचाने का कोई फायदा नहीं है, करना ही नहीं फ्यूचर में कुछ, तो हाई डिविडेंड पेमेंट होती है। डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग में तो आपके सेल डिक्लाइन हो चुकी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, और नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ तो भैया पेमेंट भी नहीं कर सकते डिविडेंड की, नेगेटिव आ रहा रिटर्न, रिटर्न ही नहीं आ रहा, लॉस हो रहा है अब तो मुझे। ठीक है, प्रॉफिट में से डिविडेंड बढ़ता है, लॉस में से नहीं बढ़ता, तो ये चीज है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो भाई पाइनियरिंग स्टेज पे क्या होता है। पाइनियरिंग स्टेज पे देखो भाई, कि भाई आपकी डिमांड एकदम से बढ़ती है, स्टार्टिंग में नई नई प्रोडक्ट होता है, तो कंपटीशन भी लेकिन टफेस्ट होता है यहाँ पर। आपकी प्रोड्यूसर चाहते हैं अपना ब्रांड नेम डेवलप करते हैं, इस समय डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद रैपिड ग्रोथ स्टेज एकदम से आती है, वो जो थी स्टेज एक्सपेंशन वाली, उसे बोलते हैं रैपिड ग्रोथ स्टेज। एकदम से आपकी सर्वाइविंग फर्म जो है
आ जाती है, सर्वाइविंग करने लग जाती है फर्म। अब आपकी सेल एकदम से बढ़ने लग जाती है, ठीक है, ग्रोथ आ जाती है, मार्केट शेयर आप धीरे धीरे कैप्चर कर लेते हो, आपके गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, डिविडेंड धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। उसके बाद मैच्योरिटी स्टेबलेशन में आपका स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि मॉडरेट ग्रोथ होती है। अब आपकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, अब आप अटक जाते हो, इसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। आप आपकी मार्केट में जो आपने पीक थी वो अचीव कर लिए। सपोज करो कि अभी आपने स्टार्टिंग करी थी, फिर आप ग्रोथ में गए, अब आप अटक गए, तो ये अटक गए मतलब मैच्योरिटी, यानी कि अब आप पीक को अचीव कर चुके हो, लोग आपके प्रोडक्ट को ले लेके बोर हो चुके हैं, अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है टू कीप गोइंग। अब आपको कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, कुछ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नए, जिससे आप मैच्योरिटी से दोबारा से ग्रोथ पे आ सको। डिक्लाइनिंग स्टेज, ये सबसे गंदी स्टेज होती है इंडस्ट्री में। अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो कभी भी वहां पर शेयर में पैसा कभी ना लगाना, वरना फंस जाओगे। ये हम जो समझ रहे हैं, ये क्यों समझ रहे हैं, शेयर में पैसा लगाने के नहीं लगाना। तो शेयर में पैसा कब लगाना चाहिए, ध्यान से देखोगे तो आप पैसा लगाओ स्टार्टिंग में लगा दो बस, सबसे बढ़िया, या ग्रोथ स्टेज पे लगाओ। लेकिन यहाँ कभी ना लगा दो मैच्योरिटी स्टेज के बाद, क्योंकि डिक्लाइनिंग स्टेज आती है। तो यहाँ पर शेयर में पैसा कभी ना लगाना, क्योंकि स्टेज मैच्योरिटी में क्या है कि आपका बड़ी दिक्कत है। तो स्पेसिफिक डिक्लाइनिंग का क्या है कि बूम पीरियड में जो है ग्रोथ बहुत ही लो होती है। अगर बूम भी पीरियड होता है ना, तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आपका इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है और मंदी आ रखी होती है, ठीक है, बड़ी दिक्कत है डिक्लाइनिंग पीरियड। तो देखो यहाँ पर की फैक्टर क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है, मेन चीज तो ये देखना पड़ता है, पास्ट परफॉर्मेंस देखो, अपनी इंडस्ट्री की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। अगर अच्छी खासी है पिछले कुछ सालों से, तो इसका मतलब आगे भी अच्छी रहने वाली है। आप देखो कि वहां के परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, उस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी कैसी है, अच्छी है, पैसा लगाओ। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है उस इंडस्ट्री को, अगर गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं करती, कुछ रेगुलेट नहीं करती, तो उस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। लेबर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेबर स्ट्राइक पे ना जाए, कॉम्पिटेटिव कंडीशन अच्छी खासी होनी चाहिए, ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो। इंटर लिंकेजेस होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को मदद कर सके, इंटर लिंकेजेस। अब बात करते हैं डिटरमाइनिंग द सेंसिटिविटी। अगर आप कोई इंडस्ट्री की सेंसिटिविटी, यानी कि नाजुक, नाजुक कितनी है इंडस्ट्री, तो वो कैसे पता चलेगा कि सेंसिटिविटी टू सेल्स देख के, कि सेल्स कंपनी इंडस्ट्री में कैसे हो रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, वो कैसी है, ऑपरेटिंग इनकम आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कितना पैसा कमा रहे हो आप। अगर पैसा अच्छा खासा कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। दूसरा होता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज होता है कि आपने डेट को इस्तेमाल करके अपना जो पैसा है, इनकम है, वो कैसे बढ़ा रहे हो, जो शेयर होल्डर को फायदा होगा। शेयर होल्डर को जो पैसा बटेगा, वो पैसा कितना बढ़ रहा है डेट को इस्तेमाल करके, वो पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। एक होता है आपका ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस में पैसा कमा रहे हो वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये सब देखते हो। अब लास्ट टॉपिक है हमारा शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडस्ट्री में आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। शॉर्ट से सबसे पहला एस से वर्ड है स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है इंडस्ट्री की, यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या, आपकी ताकत क्या है इंडस्ट्री में, अगर कैपेसिटी और कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, तो एलोपैथिक ड्रग्स पे लोग ज्यादा डिपेंडेड है, और R&D फैसिलिटी ज्यादा अच्छी अवेलेबल है। इस वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि एलोपैथिक अभी भी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, आयुर्वेदिक ज्यादा नहीं करते, तो ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बिकते हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैसा लगाओगे तो वो उसका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस भी देखनी पड़ेगी एक साथ, क्योंकि हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती, वीकनेस भी होती है कुछ। वीकनेस का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंड इनहेरेंट लिमिटेशन इंडस्ट्री में क्या है, विच कीप द इंडस्ट्री अवे, जो कि अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगी लिमिटेशन के कारण। जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, घूमने फिरने वाली इंडस्ट्री, पर्यटन, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी है। रोड हमारी अभी भी बढ़िया नहीं है, जिससे अगर बाहर के लोग आते हैं ना, वो ज्यादा बुराई करते हैं यहाँ पर फिर इंडिया में आके कि यहाँ पर घूमना फिरना बेकार है। हालांकि बहुत अच्छी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, वीकनेस है इस इंडस्ट्री में। फिर होता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब फेवरेबल सिचुएशन क्या है इंडस्ट्री में।
क्या हमें एक मौका मिल रहा है, अगर मैं इस मौके को ग्रैब कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। जैसे कि आपका परचेजिंग पावर बढ़ रही है, पीपल की डिमांड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बढ़ रही है, लोग प्रेफर कर रहे हैं गोल्ड से डायमंड ज्वेलरी को। तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर। डायमंड इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी क्या क्या आ गई है, ये है कि भाई लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या है कि डायमंड इंडस्ट्री लोग ज्यादा खरीदेंगे, उसमें ज्यादा जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में क्या सिचुएशन फेवरेबल है आपके लिए, थ्रेट क्या है, कि क्या खतरे हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन क्या है, कि अगर थ्रेट आपका है तो उसको कैसे बचा जाए। सबको देखना पड़ेगा ना, स्ट्रेंथ आपके पास है, वीकनेस है, लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या है। थ्रेट हो सकता है जैसे कि मान लो कि इंपोर्ट पॉलिसी लगा दी गई कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो थ्रेट आ गया बहुत सारे इंडस्ट्री पे, जैसे कि टॉयज। टॉयज ज्यादातर होते हैं ना, चाइनीज गुड्स होते हैं, वो इंपोर्ट करे जाते हैं। तो अगर बाहर के गुड्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो ये थ्रेट है। तो ये चीज होती है, शॉर्ट एनालिसिस से आप सही से एनालाइज कर पाते हो कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, कि जो थ्रेट है क्या वो थ्रेट से बच पाएगी इंडस्ट्री, क्या वो अपॉर्चुनिटी को पूरा कर पाएगी, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से क्या वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगी, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से क्या वो थ्रेट से बच पाएगी। ये चीज आप चेक कर लेते हो, इससे आप सही से एनालाइज करोगे कि इंडस्ट्री में फायदा होगा नुकसान होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।